रानीगंज विधानसभा 250 के प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग मिश्रा के गांव पे मैं कोल्हापुर में हूँ और ये देखिए उनकी झोपड़ी है जिसमें जो है लोग जुटे हुए हैं और आम आदमी पार्टी ने जनता के सीधे सवाल कराए हैं अपने प्रत्याशी से, जिसके लिए जो है ये चौपाल लगी हुई है। और मैं यहाँ पे डॉक्टर अनुराग मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और जनता के जो सवाल हमने इकट्ठे किए हैं उसका जवाब दें, सीधे और तीखे सवाल। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस चौपाल में आपका स्वागत है। जनता से कुछ सवाल इकट्ठे हुए हैं आम आदमी पार्टी से और आप प्रत्याशी से सीधे सवाल पूछना चाहती है और उसका जवाब आपको देना है। पहला सवाल, अभी आपने नामांकन किया है, आपके ही एक विधानसभा पृथ्वीगंज के एक मतदाता ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। क्या डॉक्टर अनुराग मिश्र भी वही परंपरागत राजनीति, किराए के लोग और किराए की गाड़ियों की राजनीति कर रहे हैं? सुने काफी लंबा काफिला निकला था आपका। जी देखिए, ये तो ठीक है, जनता के मन में आ सकता है लोगों को देखते हुए, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर आप उनका फेस इम्प्रेशन देखेंगे आपको पता चलेगा। और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, जंग हमेशा जुनून से जीती जाती है, वो पैसे से नहीं जीती जाती है। और पैसे वाले जो कार्यकर्ता होते हैं वो बुझे हुए होते हैं, और जो जुनून वाले और जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी को आत्मा से जीने वाले कार्यकर्ता होते हैं, उनका जो टेम्परामेंट होता है, उनका जो लेवल होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। और हम जैसे साधारण लोग किराए पर लोगों को लेकर के अपना प्रचार कराएं, ये तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। ये हमें खुशी है। वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को रोका, मना किया, कोविड के नियमों के तहत लोगों को, बहुत सीमित लोगों को 2 गाड़ियों के साथ मैं निकलना चाह रहा था और मैं निकला भी, लेकिन जनता का प्यार था, लोगों का प्यार था कि जो मेरे प्यार में एक बड़ा जुलूस निकला और लोग शामिल होते गए, कारवां बढ़ता गया। मैं उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और जिसकी वजह से आज पूरे रानीगंज विधानसभा में केवल और केवल आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। मतलब किराए की भीड़ नहीं? बिल्कुल नहीं थी। अगला सवाल ही नहीं उठता। अच्छा सवाल है आपके साथ, आप जनता की, अभी आप इस क्षेत्र में हैं, बहुत सी जनता आपको जानती नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपका राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, और आप रानीगंज विधानसभा से ही लड़ने का निर्णय क्यों लिए? क्या यहाँ ब्राह्मण मतदाता ज्यादा हैं, इसलिए आपने सोचा कि यहाँ से चुनाव लड़ा जाए? देखिए, पहली बात तो मुझे ये बड़ा अजूबा लग रहा है जो आपने ये कहा कि मतदाता जानना चाहते आपके विषय में। मैं शायद पिछले 2 सालों से यहाँ पर सक्रिय हूँ और तीसरी बार मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, और 170 पुरवा तो ऐसे हैं जिसके मैं एक डोर को नॉक कर चुका हूँ। तो ये कहना तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हो सकता है तमाम पार्टी के लोग रहते हैं, लगाते हैं इस तरह के आरोप, तो मुझे लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे जो मतदाता हैं, हमारी रानीगंज विधानसभा में जो रहने वाले परिवार हैं, वो किन हालातों में जी रहे हैं, कहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है, कहाँ पर बड़े मकान है, कहाँ लोगों में गरीबी है, कहाँ ताल की समस्या है, कहाँ सड़क की समस्या है, कहाँ पानी की समस्या है। मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ, मैं सारी चीज मुझे रटी हुई है। तो मैं तो तीसरी बार लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो इस तरह के सवाल तो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। प्रश्न का जो अंतिम हिस्सा है, लोगों ने पूछा है कि यहाँ ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है, क्या आप भी जातिगत राजनीति में फंस गए क्या? नहीं, सवाल ही नहीं उठता भाई। ब्राह्मण मतदाता, हम लोग तो फ्री बिजली की बात करने वाले लोग हैं, पानी की बात करने वाले हैं। आप मेरे साथ अगर कवर करिए किसी दिन, चलिए मेरे साथ, मैं तो कह रहा हूँ। आप देखिए, मेरे जो वोट बैंक हैं वो छोटी छोटी बस्तियों से निकल करके आते हैं, मुझे सब लोग प्यार करते हैं बराबर। आप मेरी पूरी विधानसभा की कार्यकारिणी उठाकर देख लीजिए। आरसी पटेल जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और यूथ विंग में हमारे जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं वो अजीत यादव जी हैं, हमारे जो सचिव हैं अनिमेश गौतम जी हैं। तो मेरे तो न तो कभी मानसिकता में रही है, न तो मेरा इस तरह का कभी कोई वो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। ब्राह्मण समाज में हमारे पिताजी का भी बहुत दिन से प्रभाव रहा है, और समाज और क्षेत्र के लोग जानते हैं हमको। ब्राह्मण समाज भी प्यार करता है, और तमाम लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में मेरी बहुत जबरदस्त लोग बहुत हाव भाव से मिलते हैं और लोग प्यार कर रहे हैं, और मुझे सब वर्ग का साथ मिल रहा है। मतलब सिर्फ आप अपनी मातृभूमि है इसलिए आप यहाँ? हाँ, बस वो वही चीज है। मेरा लगाव है, अपनी मातृभूमि पे सेवा करना चाहता हूँ।
एक आपका ही मतदाता प्रश्न करता है, क्या आप भी करोड़पति हैं? आप कोई माफिया हैं जो राजनीति में आने का निर्णय लिया है आपने? मेरा प्रश्न इसलिए है कि चुनाव आयोग ने आपका वो मतदाता कहता है कि मेरा प्रश्न सिर्फ इसलिए है कि चुनाव आयोग ने 40 लाख की सीमा विधानसभा में तय करी है। क्या आप 40 लाख रुपए खर्च करेंगे तो पहले उसे निकालेंगे कि जनता की सेवा करेंगे? देखिए, अगर मेरे बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन निकाल करके देखा जाएगा, मैं छोटी सी तनख्वाह वाला आदमी हूँ और रोजमर्रा का जीवन यापन करता हूँ। समाज में जो लोगों ने प्यार दिया है, लोगों के लिए काम करता हूँ और उन्हीं लोगों के सहयोग से हमारे तमाम मित्र हैं। मेरी माँ ने रिटायरमेंट के बाद मेरे लिए गाड़ी खरीदी है जिससे मैं चलता हूँ। मेरे भाइयों ने मेरे साथ सहयोग किया है। हमारे मित्र हैं तमाम ऐसे जो हमारी सेवा को देख करके हमारे साथ छोटे छोटे सहयोग करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो एक मुश्त जो लोगों को बड़ा अमाउंट कोई अगर देता है तो वो जो देता है वो कुछ न कुछ पाने की आकांक्षा से देता है। हम बहुत छोटे छोटे चंदे से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए और विशेषकर लोगों का प्यार है। कोई गाड़ी दे रहा है, कोई हमारे हैंडबिल छपा देंगे, कोई कुछ कर देगा। इसी तरह से छोटे छोटे चीजों से। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बड़ी पूंजी छुपा के रखे हों और वो दिल्ली में भी पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी थी और बराबर रेट डलवाती है हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमारे मंत्रियों के ऊपर। हम लोग खुली किताब हैं। मैं तो आमंत्रित करता हूं योगी आदित्यनाथ जी भेजें, अपनी पुलिस भेजें, रेट डलवा दें घर पर, देख लें हमारा सब कुछ वाइट। चलिए, अच्छा, अगला सवाल एक मतदाता आपसे पूछता है, लगभग सभी दल के पास किसी न किसी धर्म और जाति का वोट बैंक है, उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ाते हैं। आपके पास चुनाव लड़ने के लिए कौन सा वोट बैंक है? बहुत अच्छा सवाल है ये। आपको बता दें, हमारा जो वोट बैंक है वो फ्री बिजली है, हमारा वोट बैंक रोजगार है, हमारा वोट बैंक अस्पताल है। जिनको अस्पताल पसंद है, जिनको फ्री बिजली पसंद है, जिनको अपना रोजगार पसंद है, जिनको अपने यात्राएं फ्री करानी है महिलाओं को, जिनको तीर्थ यात्रा चाहिए, जिनको अपने विकास के मुद्दे चाहिए, वही हमारा वोट बैंक है। इसीलिए हम 2 साल से लगातार चुनाव मैदान में हैं और आज भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां जो परंपरागत तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति के मैदान में है, वो आज 5 तारीख हो गई, 8 तारीख तक नामांकन है और उसके बाद वो प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे। क्यों? क्योंकि बैठ करके बीजेपी वाला सपा का मुंह देख रहा है, सपा वाला बीजेपी का मुंह देख रहा है कि वो किस जाति को टिकट देगा तो मैं किस जाति को टिकट दूं। यही खेल चलता रहा है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं के अपने कोई अपनी वो पार्टी नहीं है। कमल वाला दे दे, नहीं मिल रहा है साइकिल पे सवार हो जाएंगे, नहीं मिल रहा है हाथी पे सवार हो जाएंगे, नहीं मिल रहा है अपना दल में चले जाएंगे। कोई चरित्र ही नहीं रह गया है और वोटर को समझते हैं कि ये वोट बैंक है। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और उसने एक अच्छा विकल्प चाह रही थी, जिसकी वजह से उसने कई बार प्रयास किया उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक दल प्रयोग कर रहे हैं, जनता भी प्रयोग कर रही है। जनता ने जब देखा कि ऊब गई कि तमाम कोएलिशन को लेकर के, तो उसने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाने का कई बार प्रयास किया। यहाँ पर उसने बसपा को प्रयास किया, बसपा ने छला। फिर उसने सपा का प्रयास करके पूर्ण बहुमत की सरकार दी, उसने छला। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। आप ये देखिए कि ये सभी राजनीतिक दल 5-5 साल में जनता ऊब जा रही है। लेकिन दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जो प्यार केजरीवाल के लिए दिल में लोगों के पास है। आज मैं जाता हूं, हर चौथे परिवार में एक ऐसा सदस्य मिल जाता है जिस दिल्ली में नौकरी कर रहा है, बहुत हा करके प्यार से मिलता है और गले लगाता है और कहता है दिल्ली में बहुत अच्छी सुविधा है, काश आप लोग यहाँ भी आ जाते। तो सीना चौड़ा होता है कि 3 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनसे नहीं उब रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, वो मुद्रा की राजनीति करते हैं। वो मुद्रा से लड़ते हैं, हम जुनून से लड़ते हैं और वो पैसे से लड़ते हैं। इसीलिए हमको यकीन है कि हम ये चुनाव जीत के रहेंगे। मतलब ये तय बिल्कुल है कि आप धर्म और जाति की राजनीति नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ काम की राजनीति। मुद्दा की। अगला प्रश्न है, एक महिला ने आपसे ये प्रश्न किया है, महिला मतदाता ने, महिलाओं के मुद्दों पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जितनी राजनीति की है उतनी शायद ही किसी अन्य मुद्दों पर की है।
आपका क्या दृष्टिकोण है? आप भी राजनीति करेंगे कि कुछ महिलाओं के लिए आपने सोचा है? आपकी दिल्ली की सरकार ने कुछ किया? देखिए, दिल्ली की सरकार ने, हमारे पास पुलिस नहीं थी और तमाम घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल थे। जगह जगह रेप के केसेज होते थे और हम लोग बहुत परेशान थे। तो उसमें हम लोगों ने, जो हमारे हाथ में था, हमने ऐसे ऐसे कदम उठाए। जैसे आप देखिए, हमने क्या किया, पहली चीज तो हमने ये किया कि स्ट्रीट लाइटें लगवाई, जिससे जो अंधेरे वाले क्षेत्र थे वहां पर रोशनी हो गई, जिससे जो नौकरी करने वाली, नौकरी से निकल करके आने वाली जो महिलाएं थी उनको सुरक्षा मिली। जगह जगह हमने सीसी कैमरे लगवाए। आज दिल्ली पुलिस भले ही हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस तमाम ऐसे केसेस सुलझा रही है जो वो सीसी कैमरे उनके मददगार हो रहे हैं। तो हम लोगों ने काम किया। फिर उसके बाद हमने फ्री यात्राएं महिलाओं को दी, जिससे वो सार्वजनिक जो साधन है उनको पकड़ने के लिए वो आने लगी हैं। और उसकी वजह से जो देर रात में अगर किसी ऑफिस से छूटने के बाद वो जब निजी वाहन से चलती थी तो उनको दिक्कत होती थी रास्ते में। तो अब वो जो है, हम लोगों ने सुरक्षा गार्ड रखे बसों में, जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। तमाम प्रयास हम लोगों ने किया है और वो बहुत इफेक्टिव रहा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मतलब महिलाएं सिर्फ मुद्दा नहीं है आपके लिए, और सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो सभी महिलाओं को स्वाभिमान के लिए 18 साल के ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको हम 1000 रुपए देने का वादा किए हैं। और हमारा जो वादा होता है वो गारंटी होता है। अगला प्रश्न है कि ऐसा क्या कर दिया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कि अन्य पार्टियों के लिए वो नजीर है? जैसे आप कहते हैं ना कि वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं, ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया? भाई देखिए, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम चुनाव लड़ने आते हैं और लड़ने आते हैं तो हम कहते हैं कि हम बिजली फ्री करेंगे। आज अखिलेश जी को बोलना पड़ता है कि हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और बाबा जो हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बेच रहे थे, उनको भी ये बोलना पड़ता है किसानों के लिए हम आधी करेंगे। हालांकि वो 10 मार्च को आने वाले नहीं है, अब उनको पूरी जनता बाय बाय कर रही है, लेकिन अगर इनको आने का मौका मिल जाए तो ये पूरी जनता जानती है कि ये जो आधा करने की बात कर रहे हैं ये डबल कर देंगे। तो ये लोग इस किस्म के लोग हैं। मतलब आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी भी आपकी नकल कर रही है और बाबा भी आपके नकल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो रोड मैप बना रहे हैं ना। नकल करते हैं लेकिन नकल होती है। फार्मूला सिर्फ केजरीवाल को आता है। बिजली कैसे फ्री होगी, फार्मूला केवल केजरीवाल को आता है। कैसे सारी चीज फ्री देने के बाद, सारी चीजों को फ्री देने के बाद कैसे बजट हमारा फायदे में जाएगा, ये भी फार्मूला केवल केजरीवाल जी को आता है। इसीलिए 29,000 करोड़ का बजट जो दिल्ली का था जब हम सत्ता में आए थे तो 29,000 करोड़ का बजट था। आज उसको हम सारी चीजों को फ्री देने के बाद 69,000 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया। तो ये उनका प्लान है। अगला सवाल आपका मतदाता करता है कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव में थोड़ी, उनको लगता है थोड़ी गर्मी आप लोगों ने चुनाव में ला दी, लेकिन आपका मुद्दा क्या होगा? आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो ये जानना चाहता है कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कि उन मुद्दों पे लोग जो है तुरंत कन्वर्ट हो जाएं और आपको वोट दे दें। देखिए, बहुत साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश बहुत जलालत झेला है। उत्तर प्रदेश के नौजवान आज रोजगार के मुद्दे पर देखिए जिस तरीके से प्रयागराज में लोग लाठियां खा रहे हैं और इको गार्डन में बराबर कड़ाके की ठंड में जो लोग भी नौकरी मांगने वाले हैं, ठेके पर जो शिक्षा चल रही, व्यवस्था चल रही है, जो नौकरियां चल रही हैं, उन सब तमाम हमारे जो है लोग, शिक्षक, कर्मचारी सब परेशान रहे, आंदोलन किया और लोगों को लाठियां मिलती रही। शिखापाल बहन हमारी जो है वो 6 महीने तक जो है टंकी पर बैठ करके आंदोलन करती है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। तो इन सब चीजों को लेकर के किसानों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे गृह राज्य मंत्री टेनी साहब का लड़का जिस तरीके से किसानों को रौंद करके निकल जाता है, वो सब हम लोगों ने आंख के सामने से देखा हुआ है। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है, जो उसने रिसर्च करी है और जो उसका केजरीवाल मॉडल है और जो उत्तर प्रदेश में जो चीज सक्सेस हो सकता है उसको लेकर के हम लोगों ने तमाम मुद्दे सेट किए हैं। और उसमें यह है कि हम सबसे पहली बात तो बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे, बकाया सारा माफ कर देंगे और जो किसान है उनकी पूरी तरह से बिजली फ्री रहेगी। ये किसानों के लिए है। किसानों का कर्जा जो है वो 24 घंटे के भीतर, सत्ता में आते ही 24 घंटे के भीतर सारे कर्जे किसानों के माफ कर दिए जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि किसानों के गन्ने का जो भुगतान होता है उसमें भी
हम लोगों ने ये तय किया है कि वो भी 24 घंटे के अंदर बकाया सारा भुगतान कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो किसान हमारे जो परेशान है उनके लिए एक और अहम बात की है हमने कि उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी। उनका जो हमारे हम साल में 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे, सरकारी नौकरियां देंगे 10 लाख। और जब तक ये नौकरियां नहीं पा जाते हैं बच्चे हमारे, तो जो भी रोजगार के लिए लाइन में लगे हुए हैं उन सबको 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का प्लान किया हुआ है। जो महिलाएं हैं उनको 18 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनकी तमाम छोटी छोटी चीजें रहती हैं। किसी को कपड़े खरीदने हैं, किसी को जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको छोटी मोटी जरूरतें पड़ती रहती है, तो उनके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 1,000 रुपए उनको भी सम्मान राशि हम लोग देंगे। अगला सवाल, आपकी जो विधानसभा है उसकी जनता बहुत जागरूक है। बड़ा अच्छा सवाल आपसे किया है, क्या आपके राजनीतिगंज विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से पुरानी अन्य पार्टियों को प्रत्याशी तय करने में दिक्कत हो रही है क्या, ऐसा आपको लगता है? अब आप देख लीजिए कि आज 5 तारीख हो गई, 8 तारीख तक नामांकन है और मेरे आने के बाद से वाकई यहाँ का समीकरण बिगड़ गया है और राजनीतिक दल तय नहीं कर पा रहे कि मैं अनुराग मिश्रा के सामने किसको खड़ा करूं। तो आज सबसे बड़ी चीज ये है कि आज सब लोग मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं कि किसको ले आऊं कि जो इनसे लड़ सके। तो ये निश्चित तौर से ये लड़ाई जो होने वाली है सब हम ही से लड़ेंगे। अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी में, तो ताल ठोक करके पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 पर नामांकन किया, नंबर 1 पर ईवीएम में भी रहेंगे, कहीं पीछे नहीं हटने। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। अगला सवाल है कि बहुत अच्छा सवाल है कि आज की राजनीति में, ये आपके लिए थोड़ा कठिन सवाल होगा मुझे लगता है, कि आज की राजनीति में लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए जो है वो वोट देते हैं। जैसे बीजेपी ने योगी का चेहरा तय किया हुआ है, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश का चेहरा तय किया है और बीएसपी ने मायावती का चेहरा तय किया है। क्या आपके यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है? ठीक है, ये तय है। क्यों? क्या आप सरकार नहीं बना रहे? तब जनता आपको वोट क्यों देकर? आप सरकार नहीं बना रहे, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया। बहुत अच्छा सवाल है कि तो फिर वो आपको, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको नहीं बनना है, और हमारे जो विधायक आएंगे वो तय करेंगे। और मुख्यमंत्री का चेहरा देना है नहीं देना है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या करना है, वो हमारा विषय नहीं है, वो केजरीवाल साहब का है, शीर्ष नेतृत्व का है, वो लोग तय करेंगे समय आने पर, वो उनकी तरफ से है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक धारणा बनी हुई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा देख करके और सत्ता पक्ष का विधायक होना चाहिए तो शायद ज्यादा विकास होगा। 5 साल मैं क्षेत्र में रहा हूं, सत्ता भी योगी जी की थी, फुल फ्लेज्ड में थे, और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो भी सत्ता पक्ष के ही थे। और 5 साल में यूं जनता को रुलाया है कि जनता जो है उनको देखना नहीं पसंद कर रही है। मैं तो जा रहा हूं ना, मैं क्षेत्र में देख रहा हूं। और अगर ऐसा है, अगर ये धारणा मानती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि ले आइए धीरज ओझा जी को। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, 10 में 10 नंबर दीजिए उनको, ले आइए, जनता तय कर देगी। ईवीएम खुलेगा तो पता चल जाएगा कि वो कहां गए। तो उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है, क्योंकि इनके विधायक काम नहीं किए हैं। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि रानीगंज की सड़कें कैसे सही होंगी। इम्पोर्टेंट यह है कि रानीगंज के युवाओं का भविष्य कैसे सुधरेगा। इम्पोर्टेंट यह है कि रानीगंज की महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी। इम्पोर्टेंट यह है कि रानीगंज में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और सड़क, ये कैसे मिलेगी लोगों को, उनके मकान कैसे बनेंगे, पक्के मकान कैसे होंगे, उनकी जीवन कैसे आसान होंगे, उनको अस्पताल की सुविधाएं कैसे मिलेंगी, घर घर लोगों को दवाइयां कैसे मिलेंगी, ये जरूरी है। बना तो दिया था इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, बड़ा बाबा आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, बोला था गड्ढा मुक्त सड़क रहेगी, 15 दिन के अंदर सारी गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। 5 साल बीत गए भाई साहब, ये और तो छोड़िए, मेरे अपने गांव की ये सड़क पे एक गिट्टी नहीं पड़ी है 5 साल में। मतलब क्या बात करते हैं। अच्छा जनप्रतिनिधि ही जो है, हाँ बिल्कुल, जनप्रतिनिधि को अच्छा होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो जनता से कहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के देख लेना, मूल्यांकन कर लेना, पार्टी को भी लेकर के समीक्षा कर लेना, पार्टी के काम को लेकर के, और प्रत्याशी के रूप में भी अगर मुझसे ज्यादा योग्य अगर कोई प्रत्याशी रानीगंज विधानसभा में मिले, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मेरा घमंड नहीं है,
मैं ये कर रहा हूं, मैं जनता के बीच एक उम्मीदवार के रूप में आया हूं। उम्मीदवार का मतलब जो उम्मीद होता है, जनता की उम्मीद पर खड़ा होने वाला व्यक्ति। अगर वो उसको लगता है कि मैं योग्य हूं, मैं उसके काम आ सकता हूं, तो मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि मान लीजिए सरकार आपकी नहीं आती और जनता आपको रानीगंज विधानसभा का विधायक चुन लेती है, ये आप ही के विधानसभा के एक व्यक्ति ने पूछा है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जो रानीगंज विधानसभा के लोगों को लगे कि आपको जिताने का निर्णय उनका सही था? देखिए भाई, आप ये चीज देख लो कि समाजवादी पार्टी के भी विधायक को आपने चुन करके देख लिया, बहुजन समाज पार्टी के भी विधायक को चुन करके देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक को चुन करके देख लिया। रानीगंज में एक केजरीवाल के विधायक का सैंपल उठाओ, देखो कि वो कैसा काम करता है। सत्ता पक्ष के विधायक का 5 साल काम लोगों ने देख लिया है, अब विपक्ष का देख लीजिए। अरे हमारे तो राजनीति में कदम रखते ही लोगों की बिजली के बिल आधे हो गए, डर के मारे कि अगर ये आ जाएंगे तो क्या होगा। आप देखिए ना, सांसद संजय सिंह जी राज्यसभा में अकेले हैं, किस तरीके से दहाड़ते हैं, 750 सांसदों पर भारी पड़ते हैं। मैं रानीगंज विधानसभा के एक एक मतदाताओं को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, गारंटी देना चाहता हूं कि अगर वो मुझको चुन करके सदन में भेजने का काम करेंगे तो रानीगंज के मुद्दे और रानीगंज लोगों की तकलीफ, दुख, दर्द सदन में नंबर 1 पर, 403 विधानसभाओं में नंबर 1 पर रखने का काम करूंगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है, ये केजरीवाल के सिपाही की गारंटी है। मतलब आप रानीगंज विधानसभा के लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं बिल्कुल, कि बस एक मौका दें और एक मौका भाई सबको दिया है, बार मौका। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की धर्म और जाति की राजनीति के बीच जनता आपको पसंद करेगी? बिल्कुल पसंद करेगी। कठिन नहीं लगता? एकदम नहीं। मैं तो लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अगर ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीजें कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग चुनाव में निकलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखना है, अरे ये तो फलाने की बस्ती है, इसमें नहीं जाना है, ये फला की बस्ती, इसमें नहीं जाना है। मुझे पता कर लीजिए, और जो लोग हमें सुनेंगे उनको पता है, मैं जिस गांव में घुसता हूं मैं सारी बस्ती में मैं जाता हूं और सबको बहुत प्यार मिलता है, सब कुछ इसलिए क्योंकि सबको पता है कि केजरीवाल काम की बात करता है। मतलब आपको भरोसा है कि जाति और धर्म की राजनीति? बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी इसी को सेट करने आई है, मुद्दों को सेट करने आई है। और जाति और धर्म की जो राजनीति है ना, ये कहाँ चले जाएंगे इनका पता नहीं चलेगा। 2022 का 10 मार्च आने तो दीजिए। एक युवा आपसे प्रश्न करता है, युवा ने एक प्रश्न पूछा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने युवाओं के लिए ऐसा क्या कर दिया कि उत्तर प्रदेश की युवा आपसे प्रभावित हो जाए, आपको वोट दे दे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। हमारे बहुत सारे सवाल ऐसे, मेरा नहीं है, सब आपके मतदाताओं का मतदाताओं का है। मैं कह रहा हूँ अच्छा सवाल उठाया है आपने। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में जो नौजवान है, आज बहुत से लोग उत्तर प्रदेश में भी हैं जो गरीबी के नाते इंटरमीडिएट के बाद उनकी पढ़ाई रुक जाती है। भाई साहब, 10 लाख रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के दिल्ली में मिलता है आपको। पढ़ाई किसी की बाधित नहीं होती, वो भी 3 साल तक तो आपको कुछ देना ही नहीं है। ये स्थिति है। और एजुकेशन का मॉडल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हमने घोषणा की है कि हम अपने पूरे बजट का 1/4 हिस्सा केवल और केवल शिक्षा पर खर्च करेंगे। युवाओं का भविष्य आप देख लीजिए कैसे उज्जवल होगा। जिस देश में लोगों को अगर शिक्षित आप कर देंगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों की बात हमने की है, तो इसलिए मैं युवाओं को ये भरोसा है, युवा हमारे साथ है और उसको एक युवा नेता चाहिए और वो हम करने के लिए तत्पर है। चलिए, अगला सवाल है कि आप युवा हैं, एक युवा ही पूछता है कि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी, जैसा कई बार लोगों ने सुना है आपको, और भीड़ को बहुत आकर्षित करते हैं। तो आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना, अन्य राजनीतिक दल क्यों नहीं? देखिए, मैं आंदोलन का साथी रहा हूं और भ्रष्टाचार से जैसे उत्तर प्रदेश का हर नौजवान पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, हम लोग भी उसी परेशानियों में निकले और तमाम संघर्ष किया। और उसी संघर्ष के दौरान हमारी भेंट भी जो है आंदोलन के समय में माननीय केजरीवाल साहब से होती है, उनकी टीम से होती है। एक लगाव पैदा होता है, एक जुनून पैदा होता है कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग लड़ेंगे, और तब से साथ दिया और लगातार लगे रहे। तो अब तो
एक आखिरी उम्मीद जो बची हुई है वो आम आदमी पार्टी ही है, जो आम लोगों की बात करती है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का है। उत्तर प्रदेश में ही क्यों, पूरे देश में है। आप देखिए, हम पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी सरकार गोवा में बनने जा रही है, उत्तराखंड में भी हम बहुत अच्छा करेंगे, हम वहां भी सरकार बनाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा प्रदेश है, इसलिए लोगों को लगता है कि अभी जातिगत आंकड़े से नहीं निकल के आएंगे। लेकिन आप देखिएगा 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगी ना, तो बहुत चौंकाने वाले वैसे ही परिणाम आएंगे जैसे दिल्ली में आपने देखा था कि टीवी हमको कहीं नहीं दिखा रही थी, 2 सीट 1 सीट कर रही थी और हम 28 सीट लाए और पहली बार में सरकार बनाई। पंजाब में तो सारे सर्वे बता रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है। बिल्कुल। चलिए, एक अगला सवाल है, आपका मतदाता पूछता है कि आपको आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की किस बात ने आपको सबसे प्रभावित किया? बताया तो हम ईमानदार राजनीति और ईमानदार और अमन पसंद लोग, जो इंसानियत और भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, जो लोग मुद्दों की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, फालतू की बात नहीं करते। एक सवाल जो अमूमन पूछते हैं, और ये काफी जगह से मैंने इसको वो किया है, बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि आपकी फ्री की राजनीति, बिजली फ्री, पानी फ्री, यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, महिलाओं की यात्रा फ्री की राजनीति कहीं उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था को ही न बैठा दे? ऐसा आपको नहीं लगता? जरूर ये सवाल कोई बड़े तबके का आदमी किया होगा, क्योंकि लोगों के अंदर दिमाग में भरा जाता है फ्री फ्री फ्री, केजरीवाल सारी चीज फ्री कर देगा तो पूरी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, लोग निकम्मे हो जाएंगे। इस तरह के सवाल लोग मैं सुनता रहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं। आपने भी, ये बड़ा कॉमन सवाल है। कॉमन सवाल है, सही कह रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि ये जब नेताओं को ये सारी चीजें फ्री मिलती हैं, ये अपने को निकम्मा क्यों नहीं कहते हैं? निकम्मापन इनके अंदर आना चाहिए। 4000 यूनिट बिजली आप फ्री खाते हो, किसके पैसे की? जनता के पैसे की। तुमको 4000 यूनिट फ्री बिजली चाहिए, जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों भाई? आपको फ्री में गाड़ी चाहिए, फ्री में टेलीफोन चाहिए, फ्री में बंगला चाहिए, फ्री में एसी चाहिए, आपको सारी चीज फ्री चाहिए। और किसके पैसे से? जनता के पैसे से। और उसी जनता के पैसे से अगर हम कुछ सुविधाएं, वो भी मूलभूत सुविधाएं, हम एक्सेसरीज नहीं दे रहे हैं, हम मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमने दिल्ली में करके दिखाया है। ये सारी चीजें फ्री करने के बाद हमने नुकसान नहीं होने दिया, हमने फायदे का बजट दिया। तो ये सारे सवाल जो है वो अर्थहीन हो जाते हैं जब हम मॉडल आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो अब कोई ऐसा सवाल बचता नहीं। चलिए, एक अंतिम सवाल, ये अंतिम सवाल है, हमने जो सारे सवाल वो करे हैं। कहते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर लोग कहते हैं, मतलब जो लोगों का परसेप्शन है कि पार्टी भी अच्छी है, हमें जो प्रत्याशी मिला है वो भी अच्छा है, दिल्ली का काम भी अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लड़ाई में नहीं है, तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें? ऐसे मतदाताओं को आप क्या कहेंगे? और ये बड़ा जटिल है, और ये बहुत जबरदस्त मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों ने कहा भाई पार्टी बहुत अच्छी है, मैं जगह पूछा तो लोग कहने नहीं, लेकिन वोट बर्बाद करना है। ये देखिए, तमाम वो बड़ी पार्टियां जो राजनीति, पुरानी और बड़ी पार्टियां जो परंपरागत तरीके की राजनीति करती हैं, जिनको ये डर है आम आदमी पार्टी के आने से कि उनका शटर बंद होने वाला है, जो वो टिकट लेन देन का जो खेल चलता है उत्तर प्रदेश में, उनका शटर जिस दिन आम आदमी पार्टी आ जाएगी, जैसे दिल्ली में सबके शटर बंद हो गए और हर चुनाव में केवल और केवल आम आदमी पार्टी आती है, तो इनको इस बात का डर है। इसलिए ये जनता के बीच में कह नहीं सकते। तो लोगों को केवल यही एक चीज कह सकते हैं कि वो लड़ाई में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जनता को उत्तर प्रदेश में आपने 75 साल में किया क्या है? इससे उबे उसको दिया वोट, उसको दिया, तब भी तो आपका वोट खराब ही हुआ ना। अगर आपके स्कूल अच्छे नहीं हुए तो मैंने आपने जो वोट दिया इतने सालों तक, वो आपका वोट खराब हो गया। आपके अस्पताल अच्छे नहीं हुए, आपका वोट खराब हो गया। आपको रोजगार नहीं मिला, आपका वोट खराब हो गया। अरे इतनी बार अगर वोट खराब हो गया तो एक बार अनुराग मिश्रा को भी दे लो और देख लो कि अनुराग मिश्रा क्या करते हैं। अरे बहुत होगा, कोई और जीत जाएगा ना, तो वो तो खराब करने के लिए आए ही हैं। तो जब आपको एक अच्छा विकल्प मिल रहा है तो लोगों को आना चाहिए, खुल करके आना चाहिए। और दूसरी चीज, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 358 बूथ हैं। मैं तो एक एक घर जा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि वोटिंग के एक दिन पहले तक मैं विधानसभा के एक एक मतदाता से मिल लूंगा। अब मैं तो चैलेंज कर रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी से भी और समाजवादी पार्टी से भी, जब आप उत्तर प्रदेश में रानीगंज विधानसभा के लिए प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हो तो रानीगंज का भविष्य क्या तय करोगे? वो प्रत्याशी कैसे जान पाएगा अपने मतदाता को? अब मतदाता क्यों वोट करे आपको? क्यों वोट करे भाई? किस लिए करे? ये तय है कि डॉक्टर अनुराग मिश्रा रानीगंज विधानसभा के लिए गारंटी के रूप में आ रहे हैं, वो यहाँ का डेवलपमेंट देंगे और हमें लगता है कि आपकी पार्टी गारंटी 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 कहती है, तो आप भी अपने आप को इस विधानसभा के लिए गारंटी मान रहे हैं। भाई देखिए, मेरी मातृभूमि है और माँ का जो कर्ज होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं तो माँ का कर्ज अदा कर रहा हूँ। ये जमीन, ये माटी, मैं आप धर्म और राजनीति की बात कर रहे हैं, इसी परसेप्शन को मिटाने के लिए आज एक एक गांव का नौजवान युवा मेरे साथ शपथ लेता है। अब अपनी मातृभूमि की माटी को माथे पर तिलक लगा करके कह रहा है कि इस बार मेरा वोट फ्री बिजली को जाएगा, इस बार मेरा वोट रोजगार के नाम पर जाएगा। तो नेता भी लेते हैं। नहीं, नेता और जनता, देखिए नेता अवसरवादी होता है। नेता पैसे पर बिक जाता है और वो इन्वेस्टमेंट करता है। आपका शपथ तो दिखाई भी नहीं देता, उसका शपथ तो पूरी दुनिया देखती है। वो तो जो है संविधान की शपथ लेता है और कहता है कि मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा, और परिणाम आप देख ही रहे हैं नेताओं के। देखिए, वो तो उसके बाद दिन दूनी रात चौगुनी उनकी संपत्तियों में भी इजाफा होता है, बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। वो नेता होता है, हम लोग आम इंसान हैं, आम आदमी हैं और आम आदमी हमेशा आम आदमी की तरह रहता है। हम लोगों के पास कुछ नहीं है केवल सेवा करने के सिवाय, और जनता ने अगर अवसर दिया तो ये सारे मिथक जो उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं ये बहुत बहुत टूटेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बेबाकी से आपने सारे सवालों का जवाब दिया जनता के। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मौका देगी और इसी जोश खरोश के साथ आप जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।